गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसन भाग 2 से दादी माँ यह कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक का नाम शिव प्रसाद सिंह है। हमारे जीवन का वह अद्भुत रिश्ता जो हमें कुदरत की नियति से वरदान स्वरूप मिलता है, जिसके पास दुगना अनुभव होता है, ममता की छाँव होती है, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, यानी हमारी दादी माँ। इस पाठ के द्वारा ग्रामीण अंचल में पलने वाले परिवार की उस कहानी को बयां किया गया जो ग्रामीण परिवार में संयुक्त परिवार में रहकर अपनी सभ्यता, संस्कृति को और अपनी परिवार की बुनियाद को दर्शाना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। आइए देखें लेखक अपनी दादी माँ के बारे में क्या बताते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इस पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि भले ही वे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाई देख चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ी सी कठिनाई आने पर सदा नहीं, प्राय मतलब अक्सर उनका मन दुखी हो जाता है। उनके शुभचिंतक जो मित्र हैं वो मुंह पर प्रसन्न करने के लिए उन्हें आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं और पीठ पीछे उन्हें थोड़ी सी परेशानियों से दुखी हो जाने वाला कहकर उनका मजाक भी उड़ाते हैं। पर वे सोचते हैं कि इन सब बातों पर क्या सोचना और सोचने से होता भी क्या है। लेकिन बरबस मतलब अपने आप ही अक्सर शरद ऋतु की शीत किरणों के समान शीतल यानी ठंडा और स्वच्छ यानी साफ किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब ये धुंधली छाया किसकी है? ये धुंधली छाया उनकी दादी माँ की है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूँ और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र घन छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ पर लेखक ने आश्विन के महीने का वर्णन किया गया है, यानी हिंदी महीने में आश्विन के महीने को क्वार का महीना भी कहते हैं। क्वार का महीना आता है जब बरसात बीत जाती है। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि बरसात के बीतने के बाद सूरज की गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है। बरसात के पानी के साथ बहकर आई हुई घासें, जड़ें सूरज की रोशनी से गर्म हुए पानी में सड़ने लगती है और सड़कर एक विचित्र मतलब अनोखी गंध यानी कि बदबू छोड़ने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, बरसाती पानी जगह जगह इकट्ठा हो गया है और जिस पर जोरदार आवाज़ करके लड़के नहा रहे हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं।
चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर मतलब बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यहाँ पर लेखक ने आषाढ़ के महीने की बात बताई गई है कि उन्हें आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं। अगहन, अगहन मतलब मार्क्सिस का महीना, उसे अगहन कहते हैं। यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब इतना ही है कि ये सारी चीज़ें अगर उन्हें न मिले तो उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अगर उन्हें उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदने का नहीं मिलता था तो उन्हें सबसे बुरा मालूम होता था। वो 1-2 दिन ही उसमें नहा पाए थे, उसके बाद उन्हें बुखार आ गया। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसे झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसी पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वाले को परेशान कर देती। इस पैराग्राफ में लेखक ने अपनी दादी माँ के कटकाठी का वर्णन किया गया है। दादी माँ आते हैं लेखक के मुंह में और उनके सर पर कुछ मिट्टी लगाते हैं। यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि दादी माँ कैसे लेखक की दिन रात सेवा करते हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यहाँ पर लेखक ने यही बताया है कि उनकी दादी माँ को किस तरह बहुत सी दवाइयों के नाम याद थे और गांव में किस तरह गांव के लोगों की किस तरह वो सेवा करती थी। जहाँ भी गांव में कोई बीमार हो जाता तो वे वहाँ जाकर उन्हें छूकर तरह तरह की बीमारियों के नाम विश्वास के साथ बताती। और घर की साफ सफाई, अगर घर की साफ सफाई न हो तो वे बहुत नाराज़ हो जाती थी। वे आज भी बीमार होते हैं, मतलब लेखक आज भी बीमार होते हैं और जब बीमार होते हैं तो नौकर उनकी देखभाल करते हैं। मेस महाराज यानी कि भोजन पकाने वाले उनके लिए खिचड़ी या साबूदाना बनाते हैं। डॉक्टर साहब आकर उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब बीमारी में
उतना आनंद नहीं आता जितना पहले आता था, यानी जबकि उनकी दादी माँ उनकी देखभाल करती थी। अच्छा बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। साहित्य किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। मूल रूप से साहित्य की रचना दो रूपों में की जाती है। पहला है पद्य। पद्य के अंतर्गत रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, पद आदि काव्य रचनाएं सम्मिलित होती है। दूसरा है गद्य। गद्य के अंतर्गत देखें तो कहानियाँ, निबंध, लेख, जीवनी, संस्मरण आदि गद्य के ही अंश है।